किस मकसद के लिए आए थे और कैसा रहा आपका दौरा? मेरी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। ओस्लो में जो हमारा सफारतखाना है उसमें एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ मुतय्यन जो अमरीकी सफ़ीर हैं एरिक मायर, उनसे भी मेरी लंबी मुलाकात हुई। ऑल इन ऑल ये बड़ा अच्छा एक दौरा मैंने महसूस किया, पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत के हवाले से भी, और जिन डिप्लोमेट से मैं मिला या फॉरेन कमेटी से मिला, उनके भी जो पाकिस्तान के बारे में एक नई सोच है मार्का हक के बाद से। आप पहले भी आते रहे हैं और अब मार्का हक के बाद पहली दफ़ा आए हैं यूके यूरोप, क्या फ़र्क देखा आपने? पाकिस्तान को जब भी ज़रूरत महसूस होती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, वज़ीर आज़म भी हरावल दस्ते में होते हैं और आर्मी चीफ की ज़रूरत होती है तो वो भी हरावल दस्ते में होते हैं। फील्ड मार्शल हैं, हमने सुना है कि वो आपके शागिर्द भी रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उधर जावेद और आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेट की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो यूरोप और बरतानिया के दौरे पे आए हुए थे। तो उनसे बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले ज़रा मुख्तसरन बताइएगा कि आप किस मकसद के लिए आए थे और कैसा रहा आपका दौरा? जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये था कि डेनमार्क और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, जो हमारे सफारती ताल्लुकात कायम हुए थे 1948 में, तो उसकी 75 सालगिरह, तो उसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, कुछ एक पाकिस्तानियों की पार्टी थी, उन सब ने मुझे दावत दी थी कि आप इस फंक्शन में आएँ और सेलिब्रेशन में शिरकत करें। आई वॉज डिप्यूटेड बाई सेनेट कि मैं उसमें आऊँ। प्राइमरीली तो ये था, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मेरी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, अच्छी मीटिंग्स हुई हैं। ओस्लो में जो हमारा सफारतखाना है उसमें एक बड़ी दावत का इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ मुतय्यन जो अमरीकी सफ़ीर हैं एरिक मायर, उनसे भी मेरी लंबी मुलाकात हुई। फॉरेन अफेयर्स कमेटी के जो लोग हैं डेनमार्क में और कोपनहेगन में, उनसे मुलाकातें हुई, और कुछ और ऐसे ऑफिशियल्स थे जिनसे मैं मिला। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उनसे मेरी बड़ी तफसीली मुलाकात हुई। और फिर पाकिस्तानियों के जो इज्तिमात थे डिफरेंट तीनों जगह पे मुझे मौका मिला उनसे गुफ्तगू करने का। तो ऑल इन ऑल ये बड़ा अच्छा एक दौरा मैंने महसूस किया, पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत के हवाले से भी, और जिन डिप्लोमेट से मैं मिला या फॉरेन कमेटी से मिला, उनके भी जो पाकिस्तान के बारे में एक नई सोच है मार्का हक के बाद से, बड़े मुस्बत ख्यालात उनके सामने आए और मैं बड़ी अच्छी यादाश्तें लेके जा रहा हूँ। आप पहले भी आते रहे हैं और अब मार्का हक के बाद पहली दफ़ा आए हैं यूके यूरोप, क्या फ़र्क देखा आपने? देखें, मैंने एक फ़र्क तो देखें, आप तो यहाँ लोग PMLN के आज बैठे हैं, कल आपने देखा है साथियों का एक बड़ा इज्तिमा था। मैंने एक नई चमक दमक देखी है चेहरों के ऊपर, जो सिर्फ उस कौम के चेहरों पे होती है, जो एक बड़ी वाज़ेह, बड़ी दुर्दोक और बड़ी कंप्लीट कामयाबी हासिल है। ये पाकिस्तान एक नएपन के साथ उभरा है। पाकिस्तान का ये उभार मैंने डेनमार्क में महसूस किया, मैंने स्वीडन में महसूस किया, मैंने ओस्लो में नॉर्वे में महसूस किया, मैंने यहाँ इन 2-3 जो मेरी इंटरेक्शन हुई, तो अल्लाह के फजल से पाकिस्तान को बड़ी इज़्ज़त मिली है, न सिर्फ अस्करी हवाले से मिली है बल्कि सफारती हवाले से मिली है। और पाकिस्तान का जो सब्ज़ पासपोर्ट है वो सडनली उसकी कदर कीमत में इजाफा हुआ है। जहाँ जाते हैं हमें एक बदली हुई सोच नज़र आती है। तो अल्लाह का ये बड़ा करम है, मार्का हक का एक नएपन के साथ पाकिस्तान में लड़ाई हुई है। इरफान साहब, इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है जिसने मार्का हक जीता, सिविल मिलिट्री साइड को शहबाज शरीफ हेड कर रहे हैं और मिलिट्री साइड को फील्ड मार्शल साहब, क्या देख रहे हैं आपका इनका, जो आपने बड़ी अरसे से आप इस मामलात को देखते हैं, आप बतौर उस्ताद भी, फिर सहाफ़त, और अब आप सियासत में भी हैं, ये कम्बिनेशन कैसा लग रहा है आपको? ये देखें, ये बड़ा यूनिक कम्बिनेशन है। पहली बात तो ये है कि मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है वो इंतज़ामी सरबराह होता है, वो मुसल्लह अफ़वाज भी उसके तहत होती हैं। ये कोई पैरेलल निज़ाम नहीं है कि फ़ौज जो है वो किसी और की सरबराही में काम कर रही है और वज़ीर आज़म जो है उसका ताल्लुक़ फ़ौज से नहीं है। बिलाशुबा फ़ौज की इस वक्त जो नुमाइंदगी है
اور اس ہم آہنگی کا جو بنیاد ہے جو بنیادی وجہ ہے یا بنیادی مرکز ہے وہ ہے پاکستان کو جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب بھی ضرورت پڑتی ہے، وزیر اعظم بھی ہراول دستے میں ہوتے ہیں اور آرمی چیف کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہراول دستے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ہم آہنگی کا دور ہے۔ ہم آہنگی کا دور آپ پہلے بھی شاید دیکھا ہو، جو کہتے تھے کہ ہم ون پیج میں، بٹ بڑا نیگیٹو دور تھا، نیگیٹیوٹی تھی کہ فلاں کو پکڑو، فلاں کو جیل میں ڈالو، فلاں کو جرنیل صاحب ایک جج کے گھر چلے جاتے ہیں جی کہ فلاں کے حق میں فیصلہ دو، فلاں کی ضمانت نہ لو۔ اب یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب فوج کی تمام تر ایکٹیویٹیز، سرگرمیاں، سوچ، منصوبہ بندی وفاقی حکومت کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور وہ پاکستان کسی فرد کے لیے نہیں لیتے۔ یہ ہے ایک نئی سوچ۔ جو فیلڈ مارشل ہیں ہم نے سنا کہ وہ آپ کے شاگرد بھی رہے ہیں، تو آپ نے ان کو پڑھایا بھی ہے اور اب آپ ظاہری بات ہے حکومت کے کاروبار میں بھی آپ شریک ہیں، اس وقت میں اور اب میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں، یا کیا کنسسٹنسی ہے جب وہ آپ سے پڑھتے تھے اس وقت کیسے اور اب کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو میرا رشتہ و تعلق ہے وہ ان سے تو بطور ہمارے کالج میں پڑھتے تھے تو ہمارے شاگرد یا ہم ان کے استاد ٹھہرے، لیکن میرا رشتہ تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے۔ ان کے والد گرامی جو تھے وہ بھی ٹیچر تھے، سرور منیر صاحب بہت اچھی شخصیت کے مالک، بڑے دبنگ ٹیچر تھے، جس طرح یہ دبنگ سپہ سالار ہے نا، وہ ایسے ہی دبنگ ہیڈ ماسٹر تھے، کوئی درندہ پر نہیں مار سکتا تھا، ان کے اتنے بڑے ہمارے دوست تھے، ہماری رہائشیں بھی ایک دوسرے کے قریب، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا، یہ چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو بڑی اچھی یادیں ہیں میری ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور انہوں نے جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے مارکہ حق کے ذریعے، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو وہ کر رہے ہیں، تو جو انسان کے نامہ اعمال کے اندر کار خیر ہوتا ہے نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ سرگرمیاں ہمارے خیر خیر کی جائیں گی۔ اور جس طرح ہوتا ہے کہ کسی کو فخر ہوتا ہے اپنی اولاد سے بڑا کردار ادا کرے، اپنے اسٹوڈنٹ میں سے کوئی بڑا کردار ادا کرے، تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ۔ تو اب جو اس وقت جو جنگ میں ان کا کردار رہا، اگر اس پہ آتے ہیں ہم، تو جس طرح آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ان کو جنگ میں ان کا کردار جو ہے وہ تو ایک جو دل میں جذبہ ایمانی رکھنے والا شخص ہوتا ہے، پاکستانیت بعد میں آتی ہے، اللہ پہ ایمان پہلے آتا ہے، وہ اللہ پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ بھی رکھتے ہیں، اور پھر پاکستانیت ایک فوجی سپاہی ہونے کے ناطے اپنی شخصیت کا حصہ ہے۔ بھارتی حملے کے بعد انہوں نے صبر سے کام لیا، ریئیکٹ نہیں کیا فوراً، لیکن ریئیکٹ کیا تو صرف 38 منٹ میں انہوں نے بھارت کو صبر سکھا دیا۔ میں ایک محفل میں تھا جہاں وہ بھی موجود تھے، ایئر فورس چیف بھی میرے اچھے دوست ہیں، وہ بھی موجود تھے، تو 3-4 آدمی تھے، جب خیال فیلڈ مارشل کا اظہار دیا وہ تقریر کی، تو وہ جو چیف مارشل صاحب سنا رہے تھے کہ سر ہم نے کیا کیا، اور مجھے جو الفاظ انہوں نے کہے جملہ میں یہاں آپ کو سنا دیتا ہوں، بڑا تاریخی جملہ ہوتا، انہوں نے کہا کہ سر ہم نے اتنے وقت میں، انہوں نے 35 36 38 میں کیے، ان کا برکس نکالا، برکس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایئر چیف کے چہرے پہ، فیلڈ مارشل کے چہرے پہ، نیول چیف کے چہرے پہ، تو یہ ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ہم ایک نئے پاکستان کے نئے پاکستانی ہیں، نئے شہری ہیں، اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ جو ہے وہ مسلح افواج کو جاتا ہے، اور اس ناطے سے فیلڈ مارشل کو جاتا ہے، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ابھی آپ نے بات کی ہے 8ویں پروگرام کی، تو میاں محمد نواز شریف کا اگر ذکر نہ ہو
क्योंकि 8वीं प्रोग्राम पाकिस्तान की एक आप उसकी स्टोरी भी एक सुना रहे थे। जी हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए 8वीं प्रोग्राम हमारा कोई चॉइस नहीं था, हमने कोई खुशदिली से शुरू नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब महसूस किया इंडिया के प्रोग्राम के आगाज़ के बाद कि हमारी सलामती और दिफा के लिए ज़रूरी है, एक अच्छे मुदब्बर सियासतदान के तौर पे उन्होंने आगे वाले ज़माने करते करते या तक आते इसमें से हर एक ने हिस्सा डाला, हर एक ने कंट्रीब्यूट किया। फिर वो फैसला कुन मरहला आया 98 मई में, जब ये लगा कि धमाके करने या नहीं करने। हम नहीं करने हैं कि लाभी बड़ी मजबूत हमारी काबीना के अंदर थी, उस वक्त हमारे साफियों के अंदर थी, सरकर्दा साफियों के अंदर, हमारी मुसल्लह अफवाज के तीनों सरबराह थे इस मामले में। लेकिन एक आदमी जिसने धमाकों के दूसरे दिन आके सदर मोहम्मद रफ़ीक कारवां ने बता दिया था कि हमने धमाके करने हैं और फलां तारीख को करने हैं और मैंने आर्डर दे दिए, उसका गवाह हूँ जाती सदर ने मुझे बताया। लिहाजा ये कहानियाँ हैं जी, नवाज शरीफ आए और उन्होंने सदर को बताया, ये कहानियाँ हैं कि वो करना नहीं चाहते थे या किसी ने दबाव डाला तो इसलिए किया। वो पहले दिन से यकसूद है कि पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए, और अवाम चूँकि ये बात चाहते हैं तो मैं कर पूछूँगा क्या पाबंदियाँ लगती हैं, क्या होना है, देखी जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर आते हैं कि मौजूदा जो पीटीआई है कायमा कमेटियाँ भी छोड़ रही है, क्या कोई मुज़ाकरात का इरादा है? मुज़ाकरात देखें ना, ताली की तरह दोनों तरफ से बजती है ताली, एक हाथ से ताली बजती नहीं। हमारे इरादे से कुछ नहीं होना जब तक उनका इरादा न हो, और उनका कोई इरादा नहीं है। वो अपने एक ख्वाब देख रहे हैं और वो ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उनके ख्वाब जिस तरह पहले चिकना चूर होते रहे अब भी चिकना चूर हो जाएंगे, इससे में कोई दिलचस्पी नहीं है। 2001 से लेके आज तक किसी असेंबली में नहीं ठहरे। अब भी ये लगता है कि वो असेंबलियाँ छोड़ के चले जाएंगे और उनकी गलतियों का जो एक अंबार है ना, उसमें एक और बड़ी गलती करेंगे और उसमें खुद हंसेंगे और किसी का कुछ नहीं। तो केपी असेंबली तो है उनके पास, आप वहाँ से आगाज़ करेंगे। अगर वो समझते हैं कि ये जो 47 की हुकूमत है, वहाँ की हुकूमत है और इस निज़ाम को नहीं चलना चाहिए, तो वो आगाज़ करेंगे। पहले सबसे असेंबली थोड़े कह दिया, अब अपने घर से शुरू कर रहे हैं, फिर आए कौमी असेंबली में, फिर आए अपने घर में क्यों नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब का बारे में जो आप सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, कैसे क्या इरादे हैं उनके, उनकी सियासत कैसी चल रही है, उस पर कुछ थोड़ा सा बताएं। एक लंबा सवाल है, मेरा ख्याल है। मियाँ साहब की हुकूमत है वफाक के अंदर, मियाँ साहब की हुकूमत है पंजाब के अंदर, एक बेटी है, एक उनका भाई है, और वो सारे निज़ाम को देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं। रिसेंटली पार्टी कितने उन्होंने तकसीम की है, बहुत सी मीटिंग्स की है, तो सियासत में उनका जो रोल है वो प्ले करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।